नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और मैं हूं आपके साथ कनिका। बिहार में चुनाव पास है, राजनीतिक दल तैयारियां कर रही है। दोनों ही गठबंधन, इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन सरकार बनाने की संभावनाओं की तलाश में है। सर्वे की रिपोर्ट में कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है और बीजेपी पुराने लोगों को टिकट देगी कि नहीं, उम्मीदवार उतर चुके हैं, अब ये देखना होगा। और बीजेपी पर आरोप है कि संवैधानिक संस्थानों का दुरुपयोग कर रहे हैं। आपको बता दें कि इसको लेकर इंडिया गठबंधन के लोग की मीटिंग भी हुई है, सब एकजुट हो गए हैं। और अभी मेरे साथ जुड़े हैं मेरे बाबा, इनसे इस विषय में कुछ सवाल करेंगे और जानेंगे कि आखिर मामला क्या है। सबसे पहले बाबा, आपसे ये जानना चाहेंगे कि फाइनल सिलेक्शन शुरू हो चुका है, कौन कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगा, उसमें भारतीय जनता पार्टी में भी उम्मीदवार फाइनल करना शुरू कर दिया है। पिछले बार 110 सीट पर लड़े थे, जिसमें 74 में जीत हुई थी और 36 में हार मिली थी। तो क्या उन 36 लोगों को टिकट, उन लोगों का टिकट कटेगा? देखिए कनिका, कल से ही हम लगातार, जब से हमारे पास इंटरनल खबरें आई हैं, उसके आधार पर हम लगातार जी। भारतीय जनता पार्टी और अन्य दलों के भी बारे में बता रहे हैं। हमने भारत लाइव पे खबर ये भी बताया है कि चिराग पासवान ने अपनी जो है लिस्ट तैयार कर ली है। उन्होंने करीब 50 सीटों पर अपनी लिस्ट तैयार की है, जिसमें 40 सीटों पे उन्होंने टिक मार दिया है कि इन सीटों पे हम चुनाव लड़ेंगे। अपने गठबंधन के भीतर उन्होंने ये बात बता भी दी है। तो वहीं आपको बता दें कि जनता दल यूनाइटेड भी अपनी लिस्ट तैयार कर चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहा जा रहा है कि जो पिछले चुनाव में 2020 में 110 सीटों पे चुनाव लड़ी थी, उसमें से 74 सीटों पे, जैसा कि आपने बताया भी कि 74 सीटों पे वो चुनाव जीत करके आई, 36 सीटों पे हारी थी। हार जीत का मार्जिन कमोबेश अगर देखा जाए तो कहीं कहीं पर बहुत ज्यादा था। और इसको लेकर के इस बार मंथन के दौर से गुजर रही है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि बार बार हम ये बात बता रहे हैं कि ये जो 2025 का चुनाव है ना, ये इस देश का टर्निंग पॉइंट होगा। क्योंकि हो सकता है कि इसके बाद से वन नेशन वन इलेक्शन भी हो जाए। तो 2029 के चुनाव में अगर वन नेशन वन इलेक्शन हो जाता है तो निश्चित रूप से ये माइलस्टोन होगा 2025 का चुनाव। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात कि हम बार बार ये बात कह रहे हैं, आपको भी पता होगा कि जेपी आंदोलन से जो लोग निकले थे, उस क्रांति से, वही लोग इस देश की राजनीति में और बिहार की राजनीति में शीर्ष पर रहे हैं। चाहे आप बात नीतीश कुमार की कर लें, लालू प्रसाद की कर लें, गिरिराज सिंह की कर लें, अश्विनी चौबे की कर लें, सुशील मोदी हमारे बीच नहीं उनकी कर लें, रविशंकर प्रसाद की कर लें, जितने भी लोगों कर लें, या केंद्र में जो लोग बैठे हुए हैं उनकी बात कर लें, ये सभी लोग जेपी आंदोलन से निकल करके आए हैं, जो कि उम्र के उस दहलीज पर हैं कि अब अगला चुनाव जो होगा 2025 के बाद, उसमें कम संभावना है कि ये चुनाव लड़ें या उसके लिए पूरी तरह से सक्रिय रहें। तो ऐसी स्थिति में एक नई पीढ़ी को ऐसा लगता है कि ये चुनाव जो है वो टर्निंग पॉइंट वाला होगा। अब इस बात को लेकर के कई लोगों की, कल भी हम चर्चा कर रहे थे और आपने भी खबरों में कई बार कहा है कि कई लोगों के टिकट कटते हुए, कुछ लोगों के उम्र के चलते, जैसा कि कल भी हमने बताया कि अमरिंदर सिंह जो हैं उनका उम्र के जी, चलते, जी। राघवेंद्र प्रताप का उम्र के चलते, अरुण सिन्हा का उम्र के चलते, उनका भागीरथी देवी का उम्र के चलते टिकट कटेगा। तो कई लोग हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट तो दिया, ये सोच करके कि 2020 में जब टिकट उनको दिया जा रहा था तो भारतीय जनता पार्टी की सोच थी कि युवा है तो बहुत कुछ करेंगे। लेकिन उन लोगों की का एटीट्यूड जो है, उन लोगों का जो प्रोफाइल है वो काफी हाई है, तो आम लोगों से कनेक्ट नहीं हो पाते। जैसे श्रेयसी सिंह की बात हमने की, जमुई से वो विधायक हैं, आपको पता है कि इंटरनेशनल तीरंदाज हैं, वो कई मेडल जी, उन्होंने जी, निकाला जी। है। तो उनका लाइफ स्टाइल बहुत दूसरे तरह का है, तो वो लोगों से कनेक्ट नहीं हो पाती हैं। धूल में सने हुए, नाक से नेटा बहते हुए अगर कोई बच्चा उनके पास आ जाए तो उनको उससे थोड़ा सा असहजता होती है। इन सारी चीजों को लेकर कभी भी आपने देखा कि श्रेयसी सिंह को लेकर के भी कहा जा रहा है कि उनको कोई बड़ी जिम्मेवारी दी जा सकती है, दूसरी जिम्मेवारी दी जा सकती है, जमुई से उनको टिकट काटा जाए। वहीं नीरज बबलू की भी बात चल रही है कि नीरज बबलू जिस विभाग के हैं मंत्री, उस विभाग का भी काम उन्होंने अपने क्षेत्र में नहीं किया, ये भी हाई प्रोफाइल है। जब से सुशांत सिंह के बारे में लोगों को पता चला है, सुशांत सिंह की जब से इंतकाल हुई है, असामयिक निधन उनका हुआ, उसके बाद से बहुत ज्यादा इनके ऊपर भी जिम्मेवारियां आई हैं। और नीरज बबलू तब से काफी चर्चा में भी हैं, आप सुने भी होंगे। तो इनको एक बड़ी जिम्मेवारी देने की बात चल रही है और छातापुर से इनको भी कहा जा रहा है कि अब टिकट नहीं मिलेगा। इसके अलावा आपको मुजफ्फरपुर की बात कर लीजिए, और भी जगह की बात करिए। मुजफ्फरपुर से सुरेश शर्मा थे, इनकी भी सक्रियता कम हुई है। इनको देखिए आपने कि मंत्रिमंडल जी। से ही बाहर कर दिया गया। तो यहाँ कई लोग हैं, जैसे अजीत कुमार यहाँ से तैयारी कर रहे हैं कांटी से, रंजन कुमार तैयारी कर रहे हैं, शशि रंजन तैयारी कर रहे हैं, बहुत लंबा चौड़ा लिस्ट है। इस बार साहेबगंज है, पारू है, बरुराज है, ये सारी सीटों पे कहीं ना कहीं नए खिलाड़ी जो हैं आने की तैयारी कर रहे हैं और सभी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए से लड़ना चाहते हैं। अच्छा, अगर इन 36 लोगों का टिकट
नहीं कटा तो फिर इन्हें कहाँ पर रखा जाएगा? हाँ, इन 36 लोगों की बात जो कर रही हैं आप, 36 लोगों में इसमें सबसे बड़ी बात ये देखी जाएगी कि किन लोगों का ग्राफ जो है, जैसे हार जीत में भी होता है कि आंकड़ा बहुत कम होता है, मार्जिन अगर नैरो हो तो ऐसी स्थिति में उन लोगों पर विचार पुनः किया जा सकता है, क्योंकि चुनाव में हार और जीत आदमी दो लड़ते हैं, तो एक का हारना एक का जीतना लाजमी है। लेकिन इन सबके बावजूद भारतीय जनता पार्टी की 2-3 तैयारियां बहुत जबरदस्त हैं। जिस बात की चर्चा आपने शुरुआत में कही है कि कहीं ना कहीं, और जो हम चर्चा कर भी रहे हैं जिस बात को लेकर के, कि एक तरफ भारतीय जनता जी। पार्टी अपने सिस्टम को मजबूत कर रही है और भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि इस बार वो बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करे, जिससे कि आने वाले समय में अगर वो सत्ता हस्तांतरित भी हो या नीतीश कुमार से वो मुख्यमंत्री की कुर्सी ले भी, तो उसके पास इतने आंकड़े हों कि वो मजबूत दिखे। इसके साथ साथ उसकी तैयारी तो कर ही रही है, सीटों की तैयारी कर रही है, अपने जो उम्मीदवार हैं उनका सिलेक्शन हो रहा है, लेकिन साथ साथ वोटर को कैसे लुभाया जाए, वोटर को अपने पक्ष में कैसे किया जाए, इसकी भी तैयारी हो रही है। मैंने आपको आपके साथ चर्चा में बताया भी था कि 3 करोड़ जो प्रवासी बिहारी हैं उनको जी। लाने के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। आपने भी खबर किया था कि 150 से ज्यादा बसों को खरीदने की तैयारी चल रही है। उसके अलावा 75 से 80 बसें जो हैं वो सरकार खुद खरीदेगी, 150 के आसपास लोगों से लेकर के और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में चलाएगी। इन सारी चीजों को लेकर के कहीं ना कहीं एक तरीका जो है अपनाया जा रहा है कि आने वाले चुनाव में बेहतर प्रदर्शन किया जा सके और अधिक से अधिक वोट लिया जा सके। पिछले साल की अगर तुलना करें पिछले चुनाव की, तो 97 लाख के आसपास वोट आए थे राष्ट्रीय जनता दल को, जो 75 सीट जीती थी, और 82 लाख के आसपास वोट आए थे भारतीय जनता पार्टी को, जो 74 सीटें जीत करके आई थी। आपने बताया कि 36 सीटों पर उनकी हार हुई थी। ऐसी स्थिति में अब इन सारी बातों के साथ साथ जो लोगों को लाने की और उनका वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने की बात चल रही है, इसको लेकर के विपक्ष जो है पूरी तरह से एकजुट हो गया है। मैंने पहले भी बताया था और मैंने कई खबरें भी की हैं कि जब वोटर पुनरीक्षण की बात शुरू हो जाएगी तो ऐसी स्थिति में विपक्ष को लगेगा कि इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसको लेकर के सरकार जो है सरकार के पक्ष में जा रहा है। और इस बात को लेकर के अब कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ने कल ही एक मीटिंग की, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के इशारे पर लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है और उन्होंने कहा भी है कि बीजेपी जेडीयू को चुनावी हार स्पष्ट दिखाई दे रही है, इसके हाथ पांव फूले हुए हैं और इसके लिए अचानक से विशेष गहन पुनरीक्षण का काम शुरू किया जा रहा है। यानी सीधे तौर पे आप समझिए कि संवैधानिक संस्थाओं जिसकी चर्चा आप कर रही थी, पहले भी आपको पता होगा कि ईडी जी, हो, आपने सीबीआई। अभी चर्चा किया संवैधानिक संस्थाओं का। जी, विपक्ष का एक आरोप है कि बीजेपी के इशारे पर काम करती संवैधानिक संस्थाओं और उनका दुरुपयोग करते हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं नहीं, बिल्कुल मैं वही बात कह रहा हूं कि विपक्ष का कहना यह है कि केंद्र सरकार के इशारे पर ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां करने की कोशिश की जा रही है। वोटर लिस्ट को पुनरीक्षण की जो बात की जा रही है उसमें भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू का, जो जैसा कि शुरू में हमने बताया कि आपको पता है कि जो आंकड़े आ रहे हैं, जिस तरह के सर्वे रिपोर्ट आ रहे हैं, वो सर्वे रिपोर्ट कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि सर्वे रिपोर्ट में बहुत कांटे की टक्कर होती नजर आ रही है। तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से जो सत्ता में रहते हैं उनको फायदा तो मिलता ही है, क्योंकि सरकारी तंत्र है, बहुत सारी चीजें हैं। इसी को लेकर के विपक्ष का हमला है कि 22 साल के बाद जो पुनरीक्षण की बात की जा रही है, और इसमें जब 22 साल पहले जब इस पर कार्य किया गया था, पुनरीक्षण किया गया था, तो 2 साल का समय लगा था। तो ये 3 महीने 2 महीने में कैसे पूरा कर लिया जाएगा? सबसे पहला तो ये सवाल खड़ा होता है। इसके साथ साथ चुनाव आयोग नहीं जानती है कि जनता बिहार का जो है वो स्थिति बहुत दूसरे तरह का है। बिहार में आधा बिहार तो बाढ़ में डूब जाता है और ये 3 महीना जो है वो बाढ़ का ही सीजन रहेगा। जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 3 महीने तो अक्सर बाढ़ में ही और परेशानी में ही रहता है। 73% क्षेत्रफल जो है वो बाढ़ में डूब जाता है। इस बात को लेकर के कहीं ना कहीं चर्चाएं चल रही हैं। इसके साथ साथ और कई बातें जो हैं उसको भी इंगित किया गया है। इसमें कहा गया है कि जो तरीका अपनाए गए हैं वो गलत है। कार्ड को, आधार कार्ड को मान करके मनरेगा कार्ड को भी मान करके लोग वैध नहीं माना जा रहा है और उसको लेकर के वोटर लिस्ट की पुनरीक्षण होगी। इसके साथ साथ आधार कार्ड को वोटर लिस्ट से लिंक करने की कवायद हो रही है। डुप्लीकेट वोटर भी इसमें बहुत सारे आ जाएंगे। इसके साथ साथ जो लोग अप्रवासी हैं उनसे भी डाटा कलेक्ट किया कर रही है भारतीय जनता पार्टी को, उनका वोटर लिस्ट में नाम है कि नहीं, उसको भी कहा जा रहा है कि कराया जाएगा। हमने पहले भी खबरों में बताया था कि 2024 में संपन्न लोकसभा चुनाव इसी मतदाता सूची के आधार पर कराया गया था, जिसमें जनता ने मतदान किया और सरकार बनी। अब अगर वही सूची गलत हो गई और उसी सूची पर फिर से निर्वाचित पदाधिकारी और नए तरीके से इस सूची को बदला जाएगा तो निश्चित रूप से शंका तो होगी ही होगी।
क्या उसी सूची के आधार पर बनी सरकार वैध सरकार जो है उसको उस पर उंगली उठा रही है? ये कहना है भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध जो विपक्ष एकजुट हुआ है उसका। यहाँ तक कि जी इन सारी बातों को लेकर के आपको पता है कि एक चिट्ठी लिखी गई है और उस चिट्ठी में कई पॉइंट्स दिए गए हैं। लगभग जहां तक मैंने देखा है कि उसमें करीब 16-17 ऐसे पॉइंट हैं जिन पॉइंट्स पर चर्चा करते हुए राज्यपाल को इसमें संज्ञान लेने की बात कही गई है। इसके साथ साथ कई ऐसी बातों को रखा भी गया है जिसमें कहा गया है कि लगभग 4% लोग 39 से 40 वर्ष की आयु के हैं, उन्हें अपनी नागरिकता के दस्तावेज प्रस्तुत करने की बात कही जा रही है। तो ये नागरिकता का दस्तावेज कहाँ से प्रस्तुत करेंगे? एक तरह से आप समझिए तो विपक्ष का मानना ये है कि कहीं ना कहीं ये एनआरसी की एक शुरुआत है। इस वोटर लिस्ट के बहाने उन लोगों को आइडेंटिफाई कर रही है और जिन लोगों को चाहेगी भारतीय जनता पार्टी या उसकी एजेंसी वो करेगी। यानी सीधी तौर पे आप समझिए तो इस चिट्ठी के माध्यम से जो नया खेल शुरू हो गया है उसको लेकर के कई ऐसी बातें भी सामने आई हैं। हमने आपको बताया था कि इससे पहले भी खबरें की थी जिसमें बताया था कि पुनरीक्षण का जो कार्य होगा उसमें जन्म प्रमाण पत्र देना होगा। यानी कि आपको 2001 से 2005 के बीच जो बच्चे जन्मे हैं उनको 2.8% के पास जन्म प्रमाण पत्र था। जी जी उससे स्पष्ट है कि 1985 से लेकर के 1965 से 85 के बीच जन्मे जो लोग हैं उनकी संख्या नगण्य होगी। मैट्रिक प्रमाण पत्र दिखाना पड़ेगा, जाति प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, जिसकी समस्या आपको पता है कि बार बार विपक्ष हमला करता है कि प्रमाण पत्र किसी भी तरह का जाति प्रमाण पत्र बनाना हो, आपको मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना हो या आपको आवासीय प्रमाण पत्र बनाना हो तो इसके लिए घूस लिए जाते हैं। तो ये भी एक उगाही का साधन हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या नीतीश कुमार इसके लिए तैयार हैं? चूंकि नीतीश कुमार सरकार में है और वोटों का पुनरीक्षण होगा तो ये 3 महीने में संभव नहीं लगता है। अब कौन सा मैकेनिज्म है विपक्ष का अच्छा, मानना है? चुनाव आयोग पर भी ये आरोप लग रहे हैं कि चुनाव कराने का क्या मतलब है, वोटर लिस्ट को फिर से पुनरीक्षण करने का क्या मतलब है, इस पर क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, बिल्कुल, वही बात मैं बता रहा हूँ कि विपक्ष का ये सीधा कहना है कि जब 2 साल में पिछली बार पुनरीक्षण हुआ था, जबकि जनसंख्या भी कम थी, वोटर भी कम थे, 22 साल पहले तो आधे लगभग जी वोटर थे। जी तो उसके बाद जो स्थिति पैदा हुई है, उस स्थिति में आप 2 साल के काम को 3 महीने में कैसे पूरा कर लेंगे? कौन-सा ऐसा मैकेनिज्म आप डेवलप करेंगे? यानी सीधी तौर पे आप कहीं न कहीं कोई घाल-मेल करेंगे। आपको याद होगा कि दिल्ली में भी इस तरह का आरोप लग चुका है कि अलग से वोटर ले आते हैं। आपको याद होगा कि अरविंद केजरीवाल ने ये बात कही थी। अब ये सभी परिस्थितियों को लेकर के संवैधानिक जो संकट की बात की जा रही है विपक्ष की तरफ से, उसको लेकर के राज्यपाल के पाले में जो है गेंद रख दिया गया है कि राज्यपाल कोई फैसला करें। अब इस चिट्ठी के बाद अगर मान लेते हैं कि नीतीश कुमार तैयार हैं या नीतीश कुमार को ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है उससे सरकार एनडीए की बनेगी और नीतीश कुमार चुप्पी साध लेंगे, तो निश्चित रूप से कटघरे में नीतीश कुमार भी खड़े होंगे। तो विपक्ष जो है पूरी तरह से अब राज्यपाल को इसके लिए इसमें शामिल करना चाहता है और राज्यपाल से ये जानना चाहता है कि क्या जो हो रहा है वो सही है। अगर सही है तो 3 महीने में कैसे पूरा कर लिया जाएगा। यानी सीधी तौर पे आप समझ लीजिए कि एक जगह आकर के पूरा का पूरा ये चुनाव जो है फंसा हुआ है। अब यहाँ से देखना होगा कि सरकार केंद्र की और राज्य की दोनों सरकारें इस पर क्या बोलती हैं और चुनाव आयोग कैसे विपक्ष को संतुष्ट कर पाता है। क्योंकि जब इसकी सूचना दी गई थी और इसकी जानकारी जब दी गई थी तो निश्चित रूप से सभी दलों से राय लिया गया था, जो सभी जो दल स्थापित दल है। आपको पता है कि चुनाव आयोग कोई भी कार्य करता है, कोई भी एक्शन करता है या कोई भी जी फैसला करता है तो हर दल से बात करता है जो रजिस्टर्ड दल है। तो इन दलों से भी बातचीत हुई है। अब देखना दिलचस्प ये है कि क्या वो 3 करोड़ लोगों को बिहार लाने की जो बात चल रही है उसके लिए आप बस की व्यवस्था है और भी कई तरह की व्यवस्था की जा रही है। नीतीश कुमार ने कहा है कि मैं स्पेशल ट्रेन की भी व्यवस्था करूंगा और चुनाव का समय भी रखा जा रहा है छठ के समय, जो कि हमारा महापर्व है। बिहार के लोग इसको महापर्व मानते हैं और दुनिया भर से बिहार लौटते हैं। अगर इस समय में ये सब कुछ होता है तो निश्चित रूप से विपक्ष ने जो संशय है विपक्ष के मन में, उस संशय को कैसे चुनाव आयोग दूर करेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। अगर इस सवाल का जवाब मिलता है तो ठीक, नहीं तो निश्चित रूप से सवाल तो खड़े हो ही गए हैं। अब ऐसे में भारतीय जनता जी पार्टी और नीतीश कुमार दोनों क्या करते हैं ये भी देखना दिलचस्प होगा। एक तरफ चुनाव जीतने की तैयारी, दूसरी तरफ सीट शेयरिंग का समझौता, तीसरी तरफ मुख्यमंत्री का चेहरा और इन सब के बाद ये झमेला जिसमें चुनाव को प्रभावित करने या वोटर लिस्ट को प्रभावित करने की जो बात कही जा रही है उस पर जी। विपक्ष पूरी तरह से अड़ा हुआ अच्छा, है। एक और बात सामने निकल कर आ रही है कि सत्ता में रहने वाले लोगों को लाभ मिलेगा। क्या लाभ मिल सकता है? नहीं, सत्ता वाले लोगों को तो लाभ मिलता ही है। पिछली बार चुनाव में जी आपको जी याद होगा कि जो जीत हार हुए थे उसमें मात्र 12,000 वोटों का अंतर था सत्ता और विपक्ष में। 12,000 वोटों से नीतीश कुमार की सरकार बनी थी। 125 सीटें जीत करके वो आए थे। लेकिन इसके साथ साथ उन पर आरोप भी लगे थे। लगभग
25 से 30 ऐसी सीटें थी जिन सीटों पर जीत हार का आंकड़ा 2000 के आसपास था, जिसमें से कई सीटें हैं जिसमें 12 और 333 वोट से भी जीत हार हुई थी। तो इसको लेकर के विपक्ष ने आरोप भी लगाया था कि सरकार ने तंत्र का दुरुपयोग करते हुए जबरिया हराया था, क्योंकि वोटर लिस्ट जो अपनी जगह पर है, लेकिन चुनाव में मतगणना जब होती है तो जब मतगणना के क्रम में मतगणना होने के बाद अनाउंसमेंट अगर विलंब होता है तो ऐसी स्थिति में संशय होता है, और नीतीश कुमार पर आरोप भी लगे थे और कई केस भी इस पर हुए हैं। हालांकि फैसला सरकार के जी। पक्ष में ही गया है, लेकिन आरोप तो लगेंगे ही। आपके पास तंत्र है, ट्रांसफर पोस्टिंग लगातार आप देख रही होंगी कि हो रहा है। 3 महीना चुनाव से पहले, आचार संहिता लगने से पहले ट्रांसफर पोस्टिंग होता है, उसको भी लेकर के सवाल खड़े होते हैं कि सरकार अपने लाभ वाले जगह पर लोगों को भेजती है, अपने मन मुताबिक लोगों को जगहों पर भेजती है, बड़े पोस्ट पे भेजती है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिलाधिकारी जो होते हैं वो चुनावी पदाधिकारी होते हैं और उनके हाथ में बहुत कुछ होता है। इस बात को लेकर के भी संज्ञान उठाया जा रहा है, लेकिन अब तो यहाँ सीधे सीधे सवाल चुनाव आयोग पर ही उठाए जा रहे हैं। हालांकि टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गई है, आपको ये भी पता है। कभी ईवीएम पर कहा जाता था कि ईवीएम को लेकर के संदेह पैदा किया जाता था, अब तो वोटर लिस्ट में पुनरीक्षण की बात को लेकर के भी मामला सामने आ रहा है। तो निश्चित रूप से विपक्ष ने एक कांटा जरूर फंसा दिया है। अब देखना होगा ये कांटा कितना ज्यादा परेशान करता है सत्ता में बैठे भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड और जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको। जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसे कि बाबा ने बताया कि चुनाव पास है, राजनीतिक दल तैयारियां कर रही हैं और दोनों ही गठबंधन एक तरह से कांटे की टक्कर में दिखाई दे रहे हैं। और अभी जो चिट्ठी निकल कर आई है उसमें राज्यपाल को संज्ञान लेने की बात भी कही गई है। और साथ ही आपको बता दें कि 3 करोड़ लोगों को लाने की बात कही जा रही है, वो भी तब जब हमारे यहाँ छठ पर्व होती है और उसी समय चुनाव है। एक ये बात बहुत अच्छी कही बाबा ने कि उसी समय चुनाव है, सबकी नजरें चुनाव पर टिकी होंगी। और देखते हैं इस मामले में और क्या कुछ बाहर निकल कर आता है। फिलहाल के लिए तो माहौल काफी गर्माया हुआ लग रहा है। देखते हैं इस मामले में आगे और क्या कुछ बाहर निकल कर आता है। ऐसे ही खबरों के लिए तब तक के लिए बने रहिए भारत लाइव के साथ। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली